हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी दोस्त हो तो ऐसा। संजय और पवन दो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से ही एक साथ पले बढ़े। दोनों को एक दूसरे के घरों में एक समान प्यार और दुलार मिलता था। संजय के पिता एक छोटी कंपनी में साधारण से कर्मचारी हैं। पवन के पिता एक उच्च अधिकारी के पद पर तैनात हैं। पवन को संजय के हाथ की भेलपुरी बहुत पसंद थी। वह अक्सर संजय के घर उसके हाथ की भेलपुरी खाने आता था। अब दोनों दोस्त उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले चुके थे, लेकिन दोनों का प्यार बचपन के जैसा ही था। दोनों दोस्त एक ही कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। इस वर्ष दोनों की बीटेक की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। कुछ दिनों बाद पवन के पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाता है। पवन का परिवार अब पुणे में शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार 2 वर्ष कैसे बीत गए, समय का पता ही नहीं चला। संजय के पिता का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था, इसलिए संजय ने एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। संजय के माता पिता ने उसकी शादी कर दी। संजय की शादी के बाद ही जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पिताजी का देहांत हो गया और अभी पिता के सदमे से वह उबर भी नहीं पाया था कि कुछ दिनों बाद उसकी माँ का भी हृदय गति रुकने के कारण देहांत हो गया। माँ और पिताजी के देहांत के बाद संजय पूरी तरह टूट चुका था। अब वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल परेशान हो चुका था। तभी एक और बुरी खबर उसे मिल गई। अभी वह जिस कंपनी में काम कर रहा था, वह भी अचानक बंद हो गई। एक के बाद एक बुरी खबरों से आहत होकर अब उसने यह घर और शहर दोनों छोड़ने का निश्चय कर लिया। दूसरे शहर में पहुंचकर सबसे पहले उसने एक कंपनी में अपने लिए नौकरी की तलाश की और उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी थी। कुछ दिनों बाद उसे एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। संजय अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुश रहने लगा। तभी एक दिन वह अपनी कंपनी में काम करने गया तो पता चला हड़ताल के कारण कंपनी में ताला लग गया है। कंपनी मालिक ने कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से कंपनी ही बंद करने का निश्चय ले लिया और सभी कर्मचारियों का जो वेतन रह गया था उसे देकर छुट्टी कर दिया। संजय अपने लिए नए काम का इंतजाम करने में लग गया, लेकिन काफ़ी दिन व्यतीत होने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए परेशानी होने लगी। एक दिन अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसके इलाज के लिए उसने अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। अब उसके घर की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि दूध, सब्जी और किराने वाले ने उसे अभी तक मना नहीं किया था और सामान देते जा रहे थे। अब तो संजय को भी शर्म आने लगी थी। अब उसने मजबूरी में भेलपुरी बेचने का निश्चय किया, जो उसे बहुत अच्छी बनानी आती थी। समय इंसान से कुछ भी करवा सकता है। एक दिन बाजार से जाकर भेलपुरी के लिए पूरा सामान खरीदा और फुटपाथ पर बैठकर बेचने लगा। लोगों को उसके हाथ की भेलपुरी का स्वाद अच्छा लगने लगा और अब उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से चलने लगा। एक दिन उसकी दुकान के पास एक बड़ी कार आकर रुकी, जिसमें बैठे व्यक्ति ने 2 पैकेट भेलपुरी बनाने के लिए कहा। संजय को कार में बैठे व्यक्ति की आवाज़ सुनकर झटका सा लगा। उसे ऐसा लगा कि शायद यह आवाज़ जानी पहचानी है। संजय ने कार के अंदर बैठे व्यक्ति को देखने का प्रयास भी किया, लेकिन कार का शीशा बंद होने के कारण उसमें बैठा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद संजय भेलपुरी बनाने में लग गया और उसने बड़े प्यार से सभी मसाले डालकर 2 पैकेट भेलपुरी बनाकर ड्राइवर को पकड़ा दिया।
ड्राइवर ने भेलपुरी लेकर उसे 500 का नोट पकड़ा दिया। संजय ने कहा, भाई मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं हैं कि मैं इनमें से बाकी रुपया आपको लौटा सकूं। ऐसा करना, फिर कभी आओ तब मुझे मेरे रुपये दे देना। इतना कहकर संजय ने 500 का नोट वापस कर दिया। पवन ने कहा, भेलपुरी के पैसे तो दे दो। ड्राइवर ने बताया कि उसके पास खुला नहीं है, इसलिए उनसे 500 का नोट वापस कर दिया। उसने कहा, फिर कभी दे देना। मालिक ने कहा, ऐसा करो, जाकर यह रुपये उन्हीं को दे दो, कह दो हम खुले फिर कभी ले लेंगे। ड्राइवर ने जाकर संजय से कहा कि हम बाकी पैसे बाद में ले लेंगे। इस पर संजय ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक किसी समय मेरे पास आए और मेरे पास उस समय भी खुले नहीं रहें या इतने पैसे नहीं रहें तो उनका आना बेकार हो जाएगा। इसलिए आप ये रुपये मालिक को वापस कर दो। ड्राइवर ने जाकर यही बात अपने मालिक से कही। अब मालिक को भी उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा, चलो फिर कभी इधर से निकलेंगे तो उसे भेलपुरी का पैसा दे देंगे। ड्राइवर गाड़ी लेकर चल देता है। मालिक ने जैसे ही पैकेट खोलकर भेलपुरी मुंह में डाला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसी भेलपुरी केवल संजय बनाता था। यहाँ ऐसी भेलपुरी मैंने कभी नहीं खाई। इसके मसाले में वही स्वाद है जो संजय डालता था। वह भेलपुरी खाता जा रहा था और संजय के बारे में सोचता जा रहा था। कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। उसकी पत्नी ने अपना पैकेट अभी खोला भी नहीं था। पवन ने अपना पूरा पैकेट खत्म कर दिया और घर पहुंचकर बार बार इस भेलपुरी वाले के बारे में सोचता जा रहा था। इस शहर में करीब 2 वर्ष से वह रह रहा था, लेकिन भेलपुरी का ऐसा स्वाद उसे कभी नहीं मिला। लेकिन आज यह स्वाद उसे परेशान कर रहा था। पवन सुबह जल्दी जल्दी उठा और ऑफिस टाइम से पहले तैयार हो गया। पत्नी ने कहा, आज कोई मीटिंग है क्या, जो इतनी जल्दी जा रहे हो? पवन ने कहा, मीटिंग तो नहीं है, कोई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। वह गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से भेलपुरी वाले स्थान पर चलने को कहा। वहां पहुंचकर पवन गाड़ी से उतरकर संजय का इंतजार करने लगा। काफ़ी समय बीत गया, संजय भेलपुरी बेचने नहीं आया। वह भी आज आने वाला भी नहीं था, क्योंकि संजय भी गाड़ी मालिक की आवाज़ से बेचैन था। घर पहुंचा तो संजय ने बड़े एकांत मन से ध्यान केंद्रित किया और कार मालिक की बातों पर गौर किया तो उसे पता चला कि इस तरह तो पवन ही बोलता है और वह भेलपुरी का बहुत शौकीन था। उसने जैसे ही मेरे हाथ की भेलपुरी खाई होगी तो वह मुझे ज़रूर पहचान जाएगा। दूसरे दिन ज़रूर मुझसे मिलने आएगा। इसलिए आज वह भेलपुरी वाले स्थान से थोड़ा दूर कोने में बैठकर पवन का इंतजार कर रहा था। और उसका शक सही निकला। पवन आज वहीं बेसब्री से संजय का इंतजार कर रहा था। पवन ने आसपास वालों से भी पूछा कि भाई, आज भेलपुरी वाला नहीं आएगा क्या? उन्होंने बताया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सुबह 8 बजे घड़ी के टाइम वह आ जाता था और रात को 8 बजे घड़ी के टाइम से यहाँ से जाता था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वह ना तो आया और ना ही किसी से कुछ बताया। बेचारा किस्मत का मारा है, इतना पढ़ा लिखा होकर भी भेलपुरी बेच रहा है। पवन की कंपनी से बार बार फ़ोन आ रहा था। उसे आज काफ़ी लेट हो गया था। पवन मजबूरन गाड़ी में बैठकर कंपनी के लिए चल दिया। आज वह कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी मालिक ने उसी के कंधे पर दे रखी है। गाड़ी में बैठकर वह बार बार संजय के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं ड्राइवर से भेलपुरी के लिए कह रहा था तो संजय ने मेरी आवाज़ अवश्य सुन ली होगी और मुझे पहचान भी गया होगा। आज अपनी स्थिति को छुपाने के लिए वह भेलपुरी बेचने नहीं आया। उसे मालूम था कि भेलपुरी खाते ही उसके स्वाद से मैं उसे अवश्य पहचान लूँगा।
अब पवन ने भी संजय से सीधे मिलने का विचार त्याग दिया और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना उचित नहीं समझा। घर पर आकर इस सोच में डूब गया कि किस प्रकार संजय की सहायता करे और उसे पता भी ना चले कि मैंने उसकी सहायता की है। पवन को इस प्रकार से चिंतित देखकर उसकी पत्नी ने पवन से पूछा, क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज तक मैंने कभी भी इस प्रकार से आपको चिंतित नहीं देखा। पवन अपने दोस्त की इस हालात के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता है, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी सी ऑफिस की समस्या है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकलकर लॉन में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन पवन ने अपने सबसे विश्वास पात्र नौकर को बुलाया और उसे संजय के पास भेलपुरी लेने के लिए रोज भेजने लगा। इस प्रकार उसने संजय की सारी स्थिति एवं उसके साथ घटी सभी घटनाओं का पता कर लिया। एक दिन नौकर ने पवन की योजना के अनुसार संजय को शहर की एक अच्छी कंपनी में जगह खाली होने की सूचना दी और उसे उस कंपनी में नौकरी मिलने की पूरी संभावना बताई। लेकिन संजय ने कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई, कंपनियों में तो पहले से ही पद भरा रहता है, बस खाना पूर्ति के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इस पर नौकर ने कहा, नहीं भाई, उस कंपनी का मैनेजर बहुत ईमानदार है, वह केवल योग्यता देखता है, वह सिफारिश बिल्कुल नहीं मानता। दोस्त, तुम्हारे पास इतनी योग्यता है, तुम्हें एक बार उस कंपनी में ज़रूर जाना चाहिए। अगर नौकरी नहीं भी मिली तो भेलपुरी तो आप बेच रहे हो, बाकी जैसा आप उचित समझो। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। घर जाकर संजय सोचने लगता है कि उसका कहना भी सही है, एक बार जाने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता उसकी बात सही हो। दूसरे दिन संजय सुबह जल्दी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में निकल पड़ता है। उधर पवन ने इंटरव्यू के लिए एक बोर्ड गठित कर दिया। सभी अधिकारियों ने कंपनी में आए सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया और उनमें से 3 नाम की लिस्ट पवन के पास भेजी। इसमें सबसे ऊपर संजय का नाम था। पवन ने तुरंत संजय के नाम पर स्वीकृति प्रदान कर दी। चयन बोर्ड ने संजय को बुलाकर उसे कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज के पद पर नियुक्त कर दिया। संजय को अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा पद मुझे मिल सकता है। उसने मन ही मन नौकर को धन्यवाद दिया और घर पहुंचकर पत्नी को बताया कि हमारी किस्मत खुल गई, भगवान ने हमारी सुन ली, मुझे नौकरी मिल गई। पत्नी भी बहुत प्रसन्न हो जाती है और तुरंत सभी लोग मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं। संजय के पूरे परिवार में खुशियां छा जाती हैं। सुबह संजय नौकरी पर जाने से पहले अपने भेलपुरी बेचने के स्थान पर जाता है और अपने सभी साथियों का मुंह मीठा करवाता है। उसके सभी साथी उसे बधाई देते हैं। कंपनी पहुंचकर संजय अपना पद ग्रहण करता है और पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ काम में लग जाता है। संजय ने अपने काम से कंपनी के सभी कर्मचारियों का मन जीत लिया। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस 1 माह के दौरान कंपनी का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस दौरान उसे एक ही चीज़ अजीब लगती है कि कंपनी मैनेजर ने उससे कभी मुलाकात नहीं की और वह मिलने की कोशिश भी करता तो कंपनी मैनेजर उसे अगले दिन आने की कहकर टाल देता था। अब इस कंपनी में सब बहुत अच्छा चलने लगा। कंपनी मालिक काफ़ी दिनों से पवन को अब दूसरी कंपनी में भेजना चाह रहा था क्योंकि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन पवन संजय को पूरी तरह सेट किए बिना नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब वह अपने दायित्व को पूर्ण कर चुका था, इसलिए उसे अब लगा कि मालिक की बात मानकर दूसरी कंपनी में चले जाना चाहिए। इसमें संजय की ही भलाई है क्योंकि मैं उससे अब और ज़्यादा दिन
बच नहीं पाऊंगा। एक न एक दिन मेरी मुलाकात उससे अवश्य हो जाएगी और यदि मैं इस कंपनी से चला जाता हूँ तो संजय के काम से खुश होकर कंपनी मालिक उसे मेरा पद दे सकते हैं। इसलिए मुझे हर हाल में इस कंपनी से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसलिए पवन ने अपने पद की संस्तुति कंपनी मालिक से संजय के लिए करके वह दूसरी कंपनी में चला जाता है। कंपनी मालिक ने भी पवन की संस्तुति के आधार पर संजय को उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना देता है। संजय को जब यह पता चलता है कि उसका प्रमोशन जनरल मैनेजर के पद पर हो गया है तो उसे खुशी भी होती है और अजीब भी लगता है, क्योंकि यह प्रमोशन पुराने जनरल मैनेजर की संस्तुति के कारण मिला है। वह मन ही मन सोचता है कि जो जनरल मैनेजर मुझसे मिलना भी उचित नहीं समझा, उसने मेरे लिए जनरल मैनेजर के पद की संतुष्टि कैसे कर दी। लेकिन खुशी इतनी बड़ी थी कि वह सब कुछ भूलकर सभी कर्मचारियों से बधाई लेने में जुट जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। संजय ने जब से कंपनी में मैनेजर का पद संभाला, कंपनी के प्रोडक्शन में दिनों दिन प्रगति होने लगी। कंपनी का फायदा कई गुना बढ़ गया। अगले माह सभी कंपनियों के वार्षिक प्रगति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कंपनी के खिताब की घोषणा होनी है। संजय भी खिताब जीतने के प्रयास में जुट जाता है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ कंपनी का खिताब उसको मिलने की पूरी संभावना है। संजय चपरासी को बुलाकर पिछले वर्ष वार्षिक पुरस्कार हेतु भेजी गई फाइल को मांगता है। नौकर जाकर अलमारी से फाइल निकाल कर लाता है और कहता है, साहब, पिछले वाले सर भी इस पुरस्कार के लिए बहुत प्रयास किए थे और उसे हर हाल में जीतना भी चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब रहती है। पिछले 2-3 वर्षों में वह किसी न किसी कारण सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार पाते पाते रह जाते हैं और पुरस्कार मिले भी तो कैसे, मालिक जिस कंपनी की हालत खराब होती है उसी में उन्हें भेजते हैं। उन बेचारे का सारा समय तो कंपनी की हालत सुधारने में ही लग जाता है। जब कंपनी की हालत सही हो जाती है तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और पुरस्कार कोई और जीत लेता है। संजय ने नौकर को कहा, तुम उदास ना हो, पिछले बड़े साहब का सबसे बड़ा पुरस्कार ईमानदारी और लगन है। इससे बड़ा पुरस्कार और कोई नहीं है। सब 2 वर्ष में एक बार ही पुरस्कार जीतते थे, उन्हें तो यह पुरस्कार वर्ष में कई बार मिल जाता है, इसलिए उनसे बड़ा विजेता दूसरा कोई नहीं है। चपरासी ने भी कहा, यह बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। पिछले वाले सर दिल के बहुत अच्छे थे। मैंने आज तक ऐसा अफसर कभी नहीं देखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज वह दिन जिसका सभी कंपनी के जनरल मैनेजर को इंतजार रहता है आ ही गया। आज सबसे टॉप मोस्ट कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार मिलने वाला है। संजय को पूरा विश्वास है इस बार यह पुरस्कार वही जीतेगा। संजय वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलने वाला था, तभी उसे कुछ जरूरी पेपर का ध्यान आता है। वह उसे लेने ऑफिस में जाता है और ऑफिस के अंदर पहुंचकर कागज को ढूंढने लगता है। तभी दराज में चिपका हुआ एक फोटोग्राफ उसके हाथ लगता है और उस फोटोग्राफ को देखते ही संजय आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि फोटोग्राफ उसके कॉलेज के समय का था। अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, पहले वाला जनरल मैनेजर उससे क्यों नहीं मिल रहा था। संजय समझ जाता है कि मैं पवन से छुप रहा था, उसको यह पता चल गया होगा, इसलिए उसने भी मुझसे ना मिलने का निर्णय किया होगा। यह सब देखकर उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस त्याग पर वह बहुत ही भावुक हो जाता है। तभी चपरासी ऑफिस के अंदर प्रवेश करता है और कहता है कि सर, हमें लेट हो रहा है। चपरासी के जाने के बाद संजय अपने आंसू पोंछता है और ऑफिस से बाहर निकलकर कार में बैठकर निकल जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचकर सबसे पहले यह पता करता है कि इस वर्ष के मोस्ट पर कौन कौन सी
कंपनी है, तो उसे पता चलता है कि इस बार खिताब की दावेदार सिर्फ 2 कंपनियां हैं, एक उसकी और दूसरी पवन की। यह सुनते ही संजय बहुत दुखी हो जाता है और वह भागकर निर्णायक मंडल के सदस्यों की ऑफिस में पहुंचता है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए अपना नाम वापस लेने के लिए कहता है। निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा नाम वापस करने से मना कर दिया जाता है। इस पर संजय रोने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरा दोस्त मेरे लिए भगवान के समान है। मैं अपने दोस्त से कंपटीशन नहीं कर सकता। आप मेरा नाम हटाने की कृपा करें। निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों ने उसकी बातें सुनने के बाद उसे बाहर जाने को कहते हैं। उन लोगों को आज अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसी भी दोस्ती हो सकती है। ऐसा तो सिर्फ कहानियाँ और फिल्मों में ही होता है, जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि संजय के आने से कुछ देर पहले ही पवन भी निर्णायक मंडल के सदस्यों से वही बातें कर चुका था जो अभी अभी संजय ने कही थी, और वह भी अपना नाम वापस लेने के लिए विनती कर रहा था। संजय और पवन दोनों अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अपने दोस्त के नाम की घोषणा होने का इंतजार करते हैं। वह सोचते हैं कि जैसे ही उसके दोस्त का नाम अनाउंस होगा, वह तुरंत अपने घर की ओर निकल जाएंगे। लेकिन यह क्या हुआ? निर्णायक मंडल ने इस बार एक नहीं 2 कंपनियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना है। जैसे ही दोनों दोस्तों के नाम की घोषणा होती है, दोनों दोस्त भौचक्के रह जाते हैं। आज उनकी मजबूरी हो जाती है एक दूसरे के सामने आने की। दोनों दोस्तों की दोस्ती के बारे में स्टेज से ही बताया जाता है, कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। दोनों दोस्त स्टेज पर पहुंचते हैं और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अनाउंसर की बात सुनकर हॉल में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और पूरा हॉल दोनों दोस्तों की सच्ची दोस्ती और प्यार को सलाम करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों दोस्त सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.